जैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज शार्प प्यूरीफायर। कहीं ना कहीं जैसा कि बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में तांशु ने बताया, हमारे बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए एक टूल, उसको भी अलग रखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम अपनी हेल्थ को, अपने नोन, हमारे जितने भी जानने वाले हैं, उनकी हेल्थ को हम ठीक रख सकें, उसके लिए एक टूल हमारे पास, एक जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास, दैट इज शार्प एयर प्यूरीफायर। आज हम इसको समझेंगे, इस करंट टाइम में, इस पेंडेमिक के अंदर इसकी इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ जाती है, क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से आज इसकी सेल सबसे ज्यादा है, और कितने सारे लोग हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं, वो एग्जैक्टली किस तरीके से इसको पिच करना चाहिए। और मैं कोई बहुत ज्यादा टेक्निकली आपके साथ चीजें शेयर नहीं करने वाला हूँ। कई बार ऐसा होता है टर्मिनोलॉजी, शब्द भारी भरकम आते हैं, आदमी को समझ ही नहीं आते, पता नहीं क्या बोल रहा है। तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि सिंपल और आसान भाषा में, सिंपल वर्ड्स के अंदर एक सेल पिच के थ्रू आप कैसे इसको जाकर प्रमोट कर सकते हैं, बड़े बड़े लेवल्स ले सकते हैं, और अगेन अपने आप को इस वायरस से सेव रख सकते हैं। तो हम यहाँ स्लाइड्स में आप देख रहे होंगे, सबसे पहली जो चीज स्टार्टिंग ही कहाँ से की गई है, वो स्टार्टिंग ही हमने यहाँ से स्टार्ट किया, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा एयर प्यूरीफायर जितना भी है, जितने भी इसकी नॉलेज है, वो सारी इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो आज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इस टेक्नोलॉजी को हम समझे, ये टेक्नोलॉजी है क्या, इसके फायदे क्या क्या हैं। अगर ये समझ में आ गए तो सारा कुछ समझ में आ गया। और इसको इस तरीके से समझना है कि आपको आगे जाके समझाना है कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी रिड्यूसिंग एयरबॉर्न इन्फेक्शंस जो हैं, एयरबॉर्न प्रॉब्लम्स जो हैं, उनको ये दूर कर सकती है। आगे चलते हैं। सबसे पहली जो स्लाइड आती है, देखो किस तरीके से चीजें यहाँ हैं। सबसे पहली स्लाइड ये आपको ये कह रही है, प्लाज्मा क्लस्टर रिमूव SARS-CoV-2 सस्पेंडेड एयरबॉर्न, मतलब कि 91.3% तक 30 सेकंड के अंदर ये कोविड वायरस को मार सकती है। अब ये स्टेटमेंट कहते के साथ ही लोगों के दिल में और दिमाग में चलने लगा, यार ये क्या बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स इसके पीछे लगी हुई हैं, पूरे वर्ल्ड इसके पीछे लगा हुआ है, और इतने ज्यादा इसके ऊपर कैजुअलिटीज हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, और यहाँ पर ये शार्प कह रहा है कि 30 सेकंड के अंदर इस वायरस को 91.3 टाइम्स, इतने टाइम के अंदर इतने वायरस को 30 सेकंड में किल किया जा सकता है। तो इसका बिल्कुल जवाब आपके पास ही है, और सिंपल सा जवाब है, जब एक साबुन से हाथ धोकर भी वायरस को मारा जा सकता है, ये तो फिर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है। ये उस बात का जवाब है कि जो लोग आपसे पूछने वाले हैं, आप कैसे कह सकते हो कि 91%, 92% तक आप वायरस को किल कर दोगे। तो आपका क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, वो भी एक क्वेश्चन होगा, सर क्या साबुन से हाथ धोकर वायरस को मारा जा सकता है? कहेगा हाँ बिल्कुल। तो सर ये तो फिर भी एक प्लाज्मा क्लस्टर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ऐसा किया जा सकता है। तो कन्वर्सेशन जो भी स्टार्ट होगी वो यहीं से ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, जितने भी केसेस आप देख रहे हो, जितना भी आप महामारी देख रहे हो, पेंडेमिक देख रहे हो, वो क्या है, वो जब उस वायरस ने आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर लिया, आपके लंग्स पे इफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, लंग्स को टेटोराइट करना स्टार्ट कर दिया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को हैम्पर करना स्टार्ट कर दिया, तो वो चीजें सीरियस होती चली जा रही हैं। लेकिन अगर वो वायरस बाहर उस एनवायरनमेंट के अंदर है, वो कैसे रहता है कि जो भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, जब वो छींकता है, खांसता है, तो उसके जो नाक से और उसके मुंह से जो स्मॉल जो स्पिट की ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, थूक की जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, वायरस उनके ऊपर कैरी होता है। वायरस अपने आप उड़ नहीं सकता है, इसके हाथ पैर नहीं है, ये सिर्फ उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जब हम छींकते हैं, खांसते हैं, उसके थ्रू एयर के अंदर जाता है, और वो एयर में काफी टाइम तक सस्पेंड रहता है, हवा में लटका रहता है। बहुत छोटा साइज है इसका। और जब कोई दूसरा आदमी, दूसरा पर्सन उस एरिया के अंदर आता है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आता है, तो वो वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है उसके सांस के थ्रू। ये इसके फैलने का तरीका है। तो यहाँ पर जो एयर प्यूरीफायर जो यहाँ पर काम कर रहा है, वो ये कर रहा है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड है, वो उस एनवायरनमेंट में सांस भी ले रहा है, खांस भी रहा है, छींक भी रहा है, तो उस एनवायरनमेंट के अंदर वो उस वायरस के होने की पॉसिबिलिटी कहीं ज्यादा है। अगर इस कंडीशन के अंदर अगर यहाँ एयर प्यूरीफायर काम कर रहा है, तो एयर प्यूरीफायर उस आसपास की एयर को यहाँ स्टेरलाइज करता जा रहा है। एयरबॉर्न, देखो बार बार बात की गई है कि क्या करता है एयरबॉर्न, इस बात का फर्क देखना, सस्पेंडेड इन एयरबॉर्न, यानी जो हवा में वायरस है ये उसको मार रहा है, बॉडी के अंदर जो वायरस है उसको नहीं मार रहा है। इन दोनों बातों में फर्क है। और कहीं ना कहीं यही एक स्टेटमेंट अपने आप में मिसलीडिंग भी है। कई लोग इसको इस तरीके से ले लेते हैं कि सर जब एम्स में इलाज नहीं हो पा रहा तो आपका प्यूरीफायर क्या कर देगा।
तो आज हम इफेक्टिवली उनको इस बात को समझा सकते हैं, सॉरी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बट जब वायरस आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो जो डॉक्टर्स और जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी के थ्रू, उसके थ्रू, गाइडलाइंस के थ्रू ट्रीटमेंट है वही होगा। लेकिन जब तक वो हवा में है उसके लिए आप कर सकते हो, कोई गाइडलाइंस उसके लिए नहीं बनी हुई, ना कोई तरीका है। तो उसके लिए तरीका सिर्फ यही है, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पहले कन्वर्सेशन से आप इस बात के अंदर प्रेजेंट हुए होंगे कि किस तरीके से इसकी इफेक्टिवनेस, इसकी एफिकेसी कितनी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यस, इसके ऊपर इतने सारे रिसर्च ऑलरेडी हो चुके हैं प्लाज्मा क्लस्टर की टेस्ट, इसके ऊपर जापान के अंदर स्पेशली कि किस तरीके से जो ये वायरोलॉजी के अंदर जो सार्स, मैं आपको सार्स का बताऊं, सार्स है क्या, SARS, ये 2002 में पहली बार वायरस आया था 2002 के अंदर। और जब इसका नाम यहाँ पे रखा गया था कि सीरियस सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS स्टैंड्स फॉर सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि सीरियस एक्यूट इस तरह के सिंड्रोम, इस तरह के कारण जो आपके सांस की नलियों को जाके इफेक्टेड करते हैं। तो इसके ऊपर पहले से रिसर्च चल रही है और यहाँ पर बेस्ट इसके रिजल्ट हमारे पास जबरदस्त है। अब यहाँ इस स्लाइड के अंदर आप देखना बड़े इंपॉर्टेंट थी कि यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि इफेक्टिवनेस इसकी क्या है। तो सबसे पहली बात ये समझना है कि इसको काम क्या करना है, प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं तो जाते ही सोल्यूशन देना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमेशा अप्रोच के अंदर क्या होना चाहिए, सोल्यूशन की बजाय सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपसे क्या पूछता है, क्या हुआ है, वो जाते के साथ ही ट्रीटमेंट नहीं लिख देता, आपकी शक्ल देखी और उसने जाते ही अपना पर्चा लिख दिया। जाते ही आपसे पूछता है क्या हुआ, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या खाया था, क्या पिया था, कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ ट्रैवल किया था, सारी हिस्ट्री पूछता है। फिर उसके बाद वो कंक्लूजन पे आता है अपने हिसाब से कि आपको क्या हुआ है। फिर वो उसके बाद दवाइयाँ जो मेडिसिन है प्रिस्क्राइब आपको करता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सबसे पहली चीज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पोल्यूटेंट्स हैं क्या। बार बार हम पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो पॉल्यूटेंट्स हैं क्या। तो यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स को 6 कैटेगरी के अंदर डेवलप किया गया है, 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स यानी कि प्रदूषक, जो चीज हमारी हवा को प्रदूषित करते हैं, इसको खराब करते हैं, तो उनमें सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है PM10। PM10 का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं पर्टिकुलेट मैटर, यानी 10 माइक्रोन। कितना बोलते हैं, 10 माइक्रोन। इसमें हाउस डस्ट जो हमारे घरों में धूल होती है, पेट डेंडर जो अगर हम जानवर पालते हैं, कुत्ते बिल्ली, तो उनका भी जो उनकी बॉडी से स्मेल निकलते हैं, डेंडर निकलता है वो, और वो उस पोल्यूशन का कितना परसेंट है, करीब 15% है। नेक्स्ट जो अगला पोल्यूशन आता है, अगली कैटेगरी आती है पोल्यूटेंट की, वो आती है PM2.5। PM2.5 का मतलब पर्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन, ये साइज है कि जितना छोटा हो गया, पहले का साइज बड़ा था ये PM10, तो PM2.5 और छोटा हो गया। और इसके अंदर ये पोलन्स भी आ गए। पोलन्स क्या होता है, परागण। जब भी कभी ऐसा सीजन आता है जिसके अंदर फूल के अंदर से छोटे छोटे जो उसके पोलन ग्रेन्स हैं, वो भी लोगों की सांस के अंदर जाते हैं और एक तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एलर्जी क्रिएट करते हैं। वो करीब 36% है। वो सिर्फ एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है क्या सीजन है। उसके बाद केमिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, VOCs, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि हमने अपने घर में फर्नीचर है उसको वार्निश करा रखा है, उसमें से स्मेल निकलती है। जो हमने पेंट किए हुए हैं अपने घरों के अंदर, उस पेंट से भी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो जिनको बोला जाता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेज कंपाउंड्स। उसके बाद इन्फेक्शियस सब्सटेंस, वो कितने होते हैं, वो करीब 22% होते हैं। उसके बाद स्किन के ऊपर इस चीज का हुआ है इफेक्ट, स्किन का टेक्सचर क्या है। और ये तो ये यहाँ एक सबसे पहली रेशो आपको दी गई, किस रेशो के हिसाब से क्या है। फिर उसके बाद इस सबको काउंटर करने के लिए एयर प्यूरिफायर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो 4 चीजें हम यहाँ पर एयर प्यूरिफायर में मान के चलते हैं कि जो होती हैं। सबसे पहली बात आता है प्री फिल्टर। तो प्री फिल्टर जो इफेक्टिव काम करता है वो किसके लिए करता है, PM10 और हाउस डस्ट जो आसपास की धूल है उसको रोकने के लिए, ये वाला 10 माइक्रोन तक, ये सिर्फ हमारा प्री फिल्टर ही रोक लेता है जो एयर मैश होता है। उसके बाद जो अगली चीज आती है वो आता है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर मेजरली क्या करता है, कार्बन की जो गंदी स्मेल है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन फिल्टर के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है हाई ग्रेड का, तो वो क्या करता है कि इन सब गैसेस को, हार्मफुल कंपाउंड्स को रोक लेता है, कंट्रोल कर लेता है।
फिर नेक्स्ट उसके बाद एक अगली चीज आती है हेपा फिल्टर, दैट इज H14 ग्रेड का। इसके बारे में आपको आगे जाके बताऊंगा कि जो मेजरली ये वाले PM2.5 यानी कि हमारे हेयर से भी 100 गुना छोटा, 1000 गुना छोटे जो जिसको माइक्रोन में जो पार्टिकल्स हैं उनको ये हेपा फिल्टर होता है। और फिर उसके बाद आता है ये वाला प्लाज्मा क्लस्टर। प्लाज्मा क्लस्टर क्या करता है, केमिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थोड़ी बहुत स्मेल अगर चली गई उसको कर देगा खत्म, इन्फेक्शियस सब्सटेंस को खत्म कर देगा, स्किन के टेक्सचर को अच्छा बना के रखेगा। तो इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्पेशली, और यहाँ पर आप ये बात समझ सकते हो कि जो 4 स्टेजेस हैं हमारे एयर प्यूरिफायर के अंदर वो क्या क्या काम करती हैं और किस किस के लिए इफेक्टेड है। क्योंकि देखो अगर हम कोई 18,500 की कोई चीज बेचने के लिए जा रहे हैं, किसी को समझाने के लिए जा रहे हैं, तो ये सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कि आपने उसके ऊपर होमवर्क किया हुआ है, जो वो क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला है आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, दूसरे वाले को आप क्या कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, आप उससे सीख के आ जाओगे। तो अगर हमें अपने बिजनेस को इंक्रीज करना है और अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेगी थोड़ा सा। तो ये 4 स्टेजेस, 4 चीजें हमारे फिल्टर्स के अंदर हैं। नेक्स्ट अब उसके बाद मैं आपको 5 चीजें क्रिएट करूंगा कि जो आपको बताएंगे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या करती है। तो इसके 5 फायदे हैं। तो सबसे पहली जो चीज होती है, आपने एक चीज महसूस की होगी जब भी कभी आप पहाड़ों में जाते हो या फिर पेड़ों के नीचे होते हो तो हल्की सी नमी में एक फ्रेशनेस महसूस करते हो। जब आप सांस को खींचते हो तो एक ठंडी सी महसूस करते हो कि हाँ यार हवा के अंदर कुछ नमी है, कुछ एक हल्कापन है। वो क्या है, वो एक्चुअली में क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं जो नेचर के अंदर अपने आप ही एक नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयन नेचर अपने आप रिलीज करती है। यानी नेचर भी कहीं ना कहीं अपने आप ही पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रिलीज करती है। ये सारा बायोलॉजिकल फिनोमिना है। और एग्जैक्टली इन द सेम मैनर जो हमारा ये प्यूरिफायर है ये भी यही काम कर रहा है। ये हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आयन रिलीज कर रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर। ये वही प्लाज्मा क्लस्टर, तो ये टेक्नोलॉजी उसका फायदा है। यानी कि ये आपके इंडोर की एयर को इतना फ्रेश पेड़ों के नीचे उस फ्रेश बिल्कुल फॉरेस्ट जैसी हवा आपके एनवायरनमेंट में क्रिएट करता है। इसका सबसे पहला फायदा है। और आपने इस बात को महसूस भी किया होगा, अगर कोई रूम है उसके अंदर रूम को आपने क्लोज किया हुआ, अंदर प्यूरिफायर चल रहा है, जैसे बाहर से अंदर आते हो और अंदर आते के साथ ही जब आप सांस लेते हो तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग आपको अपने आप आ जाती है कि हाँ यार इस हवा में हल्की सी नमी है और एक फ्रेशनेस है, एक ताजगी है। तो वो चीजें यहाँ से क्रिएट होती है। इसका सबसे पहला इम्पोर्टेंट फायदा, यानी कि जो कमरे के अंदर जो हमारी बासी हवा थी, एयर कंडीशन के थ्रू जो हवा जो हमारी बासी हो चुकी थी, स्टेलन एयर थी, उसको भी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू फ्रेश बना दिया गया है। नेक्स्ट उसके बाद जो उसका दूसरा रोल है वो क्या करता है, जो VOCs हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉक्सिक गैसेस है, इनको न्यूट्रलाइज करता है। देखो 2 फर्क है, एक तो रोकना और एक न्यूट्रलाइज करना। ये यहाँ पर क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है। जैसे कि अगर मैं बिल्कुल गंदी स्मेल की बात करता हूँ, यूरिन की स्मेल, अमोनिया जिसके अंदर होती है, और फार्मूला उसका जो केमिकल फार्मूला यहाँ पर ऑलरेडी लिखा NH3 लिखा हुआ है। तो जब ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के थ्रू आती है, आयंस के थ्रू आती है, तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन इस अमोनिया के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसको तोड़ देते हैं, जिसमें वाटर ड्रॉपलेट अलग निकल जाते हैं और नाइट्रोजन गैस जो कि हार्मफुल नहीं होती वो बाहर आ जाती है। और एक बात और यहाँ पे नाइट्रोजन से मुझे यहाँ पे ध्यान आया, लोग इस बात को बड़ा कहीं ना कहीं मतलब मैं इस बात को क्या कहूँ कि कहीं ना कहीं इसको लोगों को समझने में कहीं ना कहीं फर्क है कि अभी पीछे ये चीज देखी गई थी, लोगों का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और लोगों ने बोला है जी हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और हमने प्यूरिफायर लगाया, ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ गया। तो पहली बात मैं इस चीज को आप सही एक इन्फॉर्मेशन अपने एंड से देना चाहूंगा कि ये आपको ये पता होना चाहिए एयर का कॉम्बिनेशन क्या है। एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है और 21% यानी 21% उसमें ऑक्सीजन है और 1% के अंदर दूसरी गैसेस आती हैं, पोल्यूटेंट्स आते हैं। ये एयर का कॉम्पोजिशन है। यानी जो हवा हमें मिल रही है उसमें सिर्फ 21% हमें ऑक्सीजन मिल रही है, बाकी नाइट्रोजन है। और जब हम एयर प्यूरिफायर चलाते हैं तो हमें वही चीज मिल रही है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उसको जो उस टाइम पे ऑक्सीजन चाहिए वो कम से कम 95% तक प्योर चाहिए। यहाँ पे हम 21% की बात कर रहे हैं। उसको सांस लेने के लिए, लंग्स को सही काम करने के लिए उस टाइम के ऊपर, एलिमेंट के टाइम पे, बीमारी के टाइम पे जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी प्योरिटी 95% तक होनी चाहिए। तो बताओ ये कैसे हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये वाली बात मिथ फैलाई जा रही है और फिर लोग कहते हैं कि सर हमने समझाया और उसने 4 सवाल पूछे, मुझे उसको बताना नहीं आया। तो ऐसी जगह पर आपको अपनी नॉलेज के ऊपर भरोसा रखना है।
उससे कहना ये ठीक है, बिल्कुल ये ऑक्सीजन लेवल एकदम से नहीं बढ़ाएगा, लेकिन हाँ जो आपके आसपास इन्फेक्शन है उसको खत्म कर देगा, जिससे एयर की प्योरिटी बढ़ जाएगी। अब वो पोल्यूटेंट्स आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे, ये बाहरी उनको कंट्रोल कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब तीसरा जो इसका रोल है, एक्टिव रोल, वो क्या करता है, ये माइक्रोब्स को रोकता नहीं है। नॉर्मली आप लोग कहेंगे जी ये तो उसने किया क्या हुआ है कि अंदर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, उसके पीछे आपने फिल्टर लगा दिया और वो रोक रहा है। ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब यहाँ पर जब ये टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये माइक्रोब्स को किल करता है। यानी इसका मैकेनिज्म है कि जो भी माइक्रोब्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनके अंदर प्रोटीन का एक वो होता है, पार्ट होता है, प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन में से ये जो हमारा प्यूरीफायर है प्लाज्मा क्लस्टर के थ्रू, उसमें से एक हाइड्रोजन को चोरी कर लेता है और जिससे उसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है, उस प्रोटीन का, उस मॉलिक्यूल्स का, उस वायरस का, बैक्टीरिया का, जिसके कारण वो वायरस मर जाता है। ये इसको किल करने की टेक्नोलॉजी है, रोकने की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये वायरस बैक्टीरिया को किल करने की टेक्नोलॉजी है। इसीलिए हम बात करते हैं कि एयर को हमने स्टेरिलाइज कर दिया। स्टेरिलाइज वर्ड भी सिर्फ इसीलिए बोला गया। तो ये किस तरह के बैक्टीरिया को किल कर सकता है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ई कॉइल बैक्टीरिया है, H1N1 हिनी जो स्वाइन फ्लू चला था, ट्यूबरक्लोसिस है, फंगल है, और ये कोविड, सार्स, इतने सारे ये सारे बैक्टीरिया वायरस है जिनको यहाँ किल किया जाता है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज जो आपको शेयर करनी चाहिए, वर्ल्ड वाइड जो आज हमारे पास सर्टिफिकेशन है, 33 एस्टेब्लिशमेंट्स ने इस एयर प्यूरीफायर को, इस टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई किया है। मार्केट में जितने भी प्यूरीफायर अवेलेबल हैं, जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, वहां पर ये चीज नहीं है। ये एक मेजर डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये सर्टिफिकेशन आज आपके पास, आज प्रेस्टीज ने, आज शार्प ने उस लेवल के ऊपर काम किया है। तो उसके बाद फोर्थ वन की बात करते हैं, स्टैटिक चार्ज की हम बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को बचपन में लोगों ने खेला होगा कि प्लास्टिक के स्केल को सर के ऊपर रब करते थे और कागज के छोटे छोटे पीसेस, टुकड़े जमीन पे डालते थे या टेबल पर, और वो उनको अट्रैक्ट कर लेता था। ये खेल, ये गेम हम सबने खेला है बचपन में, और अब भी इस काम को आप कर सकते हो। तो वहां तक तो खेल तक तो बात सही थी, लेकिन जब उसी तरीके से वो स्टैटिक चार्ज हमारी बॉडी के ऊपर भी डेवलप हो जाता है, हम जो कपड़े पहनते हैं, सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, वहां पर वो स्टैटिक चार्ज हमारी बॉडी के ऊपर भी डेवलप हो जाता है। अब उसका ड्रॉबैक क्या है? उसका ड्रॉबैक यही है कि आपकी बॉडी एक मैग्नेट की तरह काम करती है और डस्ट, पोलन्स और ये जो हल्के पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, उनको अपने आप अट्रैक्ट करती है। यानी कि हम एक तरीके से बिल्कुल डस्ट कैचर बन चुके हैं उस स्टैटिक चार्ज की वजह से। प्लाज्मा क्लस्टर यहाँ क्या काम करता है कि जो आपकी बॉडी पे, आपके रूम के अंदर जो स्टैटिक चार्ज डेवलप हुआ है, ये उसको खत्म कर देता है। बात बहुत छोटी सी है, इफेक्ट बहुत बड़ा है, और आपके सरफेसेस को बिल्कुल क्लीन करता है। आपने देखा होगा कि जिस रूम में आप बैठते हो उसकी वॉल्स के ऊपर धूल बहुत ज्यादा चिपकती है, लेकिन अगर एयर प्यूरीफायर वहाँ काम कर रहा है तो वो बहुत कम मिनिमाइज हो जाता है। आपकी दीवारें गंदी नहीं होती। वो सोफा जो आपने रखा हुआ है, जिसको आपको धूप लगाए हुए भी कम से कम 2 साल 4 साल हो चुके हैं, उसके अंदर कितनी डस्ट भरी हुई है, उसके अंदर कितने माइक्रोब्स उसके अंदर है। अब जरा सोच के देखो, जो कारपेट आपके घर के अंदर बिछा हुआ है अगर, तो कब आपने लास्ट टाइम उसको धूप में रखा था, कब उसको आपने साफ किया था? क्योंकि वैक्यूम क्लीनर की जो ये टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर बहुत कम है, कोई झाड़ू से हम लोग साफ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एयरबॉर्न जो प्रॉब्लम्स है हमारे ऊपर ज्यादा इफेक्ट करती है। और नेक्स्ट जो 5वीं बात मैं करूंगा वो हाइड्रेटेड स्किन की बात करूंगा कि नॉर्मली हमारी स्किन जब एक तरीके से ड्राई होने लगती है एयर के थ्रू, तो ये क्या करता है, आपकी स्किन का मॉइस्चर और उसका टेक्सचर उसको बना के रखता है। आपकी स्किन बिल्कुल हेल्दी रहेगी, इलास्टिक रहेगी और शाइन उसके अंदर रहेगी। तो ये 5 फायदे हैं जो एक्टिव सारे बेनिफिट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। कभी भी आप किसी को इसके रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन देते हो तो यू हैव टू हाईलाइट these 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पर जो हमने बात की है, ये 4 स्टेजेस हो गई। पहली स्टेज जो हमने वायर मैश की बात की थी, जो 10 माइक्रोन 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रोक लेती है। उसके बाद कार्बन फिल्टर्स हैं जो कि गैसेस को और स्मोक को कंट्रोल कर लेते हैं, उनको रोकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हेपा फिल्टर आ जाता है। हेपा फिल्टर क्या लिखा गया, 99.97% 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को, छोटे छोटे पार्टिकल को रोक लेता है। उस फिल्टर की 2 साल की गारंटी दी जाती है। नेक्स्ट उसके बाद जिस मॉडल की हम बात करते हैं, इसका मॉडल है FPJ30MP।
वो जो HEPA फिल्टर इसके अंदर यूज किया गया है वो H14 ग्रेड का यूज किया गया है अपनी कैटेगरी के अंदर। इसका लार्जेस्ट सरफेस एरिया है दोस्तों। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जिसका सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा उसको उस पार्टिकल्स को, उन डस्ट पार्टिकल्स को, माइन्यूट पार्टिकल्स को रोकने की उसकी टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। और उसके बाद इस कैटेगरी में हाईएस्ट CADR है। CADR क्या होता है? क्लियर, इसमें बोलते हैं क्लीन एयर डिलीवरी रेशियो, कि क्लीन एयर, साफ हवा कितनी फेंक पा रहा है, तो वो अपनी कैटेगरी में हाईएस्ट है। तो सर्टिफिकेशंस आपको यहाँ पे आप देख रहे हो, ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन स्पेशली उन्होंने इसको सर्टिफाई किया है कि एयरबॉर्न जो एलर्जीज होती हैं, जो पोलन ग्रेन्स की जो एलर्जीज होती हैं, वहाँ पर इसका कितनी इफेक्टिवनेस है। एक दूसरी बात, इसका जो यूनिक डिजाइन है कि जिस ढंग से नॉर्मल फिल्टर्स आपने देखा ऊपर की तरफ को हवा फेंकते हैं, लेकिन जो एयर प्यूरिफायर है इसका जो ऊपर का वेंट है, जो ऊपर की जाली है वो 20 डिग्री 20 डिग्री वॉल्स की तरफ है। उसका इफेक्ट क्या होता है कि जैसे यहाँ से एयर, क्लीन एयर रिलीज होती है, वो इस वॉल्स का स्ट्राइक करती है, फिर रूफ के साथ स्ट्राइक करती है, सामने की वॉल के साथ, ये सर्कुलेशन चलता रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको 20 डिग्री के ऊपर यहाँ इसको टिल्ट किया गया है, तो जिससे वो पूरे रूम के अंदर बड़ी तेजी से फैल जाते हैं। जो इनविजिबल माइक्रो इम्प्योरिटीज हैं उनको भी ये कंप्लीटली किल कर देता है। इसकी यूनिकनेस। तो बात वही आती है कि इसके रीजंस क्या है कि जो लोग एयर प्यूरिफायर नहीं लेते, तो सबसे पहली बात तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इसके बारे में पता ही नहीं है, पहले जूम की भी जरूरत नहीं थी, आज हर किसी के फोन में जूम है। आज बिल्कुल बच्चों के साथ हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद कि भाई अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इसके अंदर आता है वो आता है कि सर हम लोग पोल्यूशन को तो अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, जब हम बाहर जाएंगे तो दोबारा पोल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब इसका मेजरली 80% यही आपके पास क्वेश्चन आएगा कि लोग ये पूछेंगे कि सर बाहर मैं जा रहा हूँ और बाहर तो चीजें बड़ी गंदी हैं और मैं अपने रूम में लेके बैठूंगा तो इससे मेरी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो इसको आप कैसे आंसर करोगे? इसका सिंपल तरीका ये है कि सर आप जिस जगह पर रह रहे हो वहां पर गंदगी है, मैंने आपकी बात मानी। आप जब पहाड़ों में जाते हो, क्यों जाते हो? जो फ्रेश एयर लेने के लिए। तो सर पहली बात तो वहां जाना छोड़ दो। क्यों भाई मैं क्यों जाना छोड़ू? सर वहां तो साफ हवा मिलेगी ना, और आप तो सहन कर नहीं सकते, क्योंकि साफ हवा लेते के साथ ही तो आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। उल्टा क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे क्वेश्चन में देना है। तो सर इसका मतलब ये होगा साफ हवा लेते के साथ ही आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। अरे ऐसे कैसे हो जाएगी? तो सर यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने घर में कितना टाइम स्पेंड करते हो इंडोर के अंदर। नॉर्मली लोग 18 घंटे, 16 घंटे, 15 घंटे इंडोर्स के अंदर रहते हैं, बल्कि 20 घंटे, 22 घंटे इंडोर्स में रहते हैं। यार इंडोर पोल्यूशन इज मोर देन द आउटडोर पोल्यूशन। इंडोर पोल्यूशन के अंदर तो वो सारे फैक्टर्स हैं अवेलेबल जो कि आपके एयर को पोल्यूट करते हैं, बट अगर मैं बाहर की बात करता हूँ, वहां तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहां पे क्या, फ्री फ्लो ऑफ द एयर है, हवा वहां पर चलती है, तो पोल्यूशन लगातार उड़ता रहता है। लेकिन जब हम अपने रूम की बात करते हैं, रूम को बंद कर लेते हैं और कारपेट का करता, तो जो माइक्रोब्स आपके घर में है, सीलन आपकी दीवारों में आ चुकी है, कितने सारे ऐसे घर हैं जहाँ पे धूप नहीं जाती, तो वो सारा पोल्यूशन अंदर ही इकट्ठा है। और वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो लोग ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको अस्थमा की प्रॉब्लम बड़ी जल्दी हो जाती है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, रूम की खिड़कियां तो खोल दो। खिड़कियां क्यों वो खुलवाता है? वो सिर्फ इसीलिए फ्री फ्लो ऑफ द एयर आ जाए। आज हमारे घर का डिजाइन ऐसा हो चुका है कि हमारे घर में विंडो का इस टाइम में वो ट्रेंड नहीं है, क्योंकि बाहर मानते हैं पोल्यूशन ज्यादा है, तो इसलिए हम अपनी सारी खिड़कियों को बंद कर देते हैं। रोशनदान का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। रूफ हाइट जो पहले की टाइम में 15 फीट के ऊपर थी, अब वो 8 फीट 9 फीट के ऊपर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं हम गैस चैम्बर के अंदर बनते जा रहे हैं, और वहां पर इस चीज की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा है। तो आप उनको समझा सकते हो कि सर इंडोर पोल्यूशन ज्यादा हार्मफुल है या आउटडोर? पहली बात ये सवाल पूछोगे तो मैं यहाँ भी सब लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे चैट के अंदर आप लिख के भेज सकते हो, जो लोग नए हैं, जो पहली बार इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, कि इंडोर पोल्यूशन ज्यादा हार्मफुल है या आउटडोर पोल्यूशन ज्यादा हार्मफुल है। तो आप आइडिया आपको अपने आप लग जाएगा कितने लोग क्या कहते हैं, और यही आपके जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है उसके भी सवाल होते हैं। अब उसको किस तरीके से काउंटर करना है कि सर आप तो इसका मतलब ये है कि बादाम खाना छोड़ दो। क्यों सर? उसके खाने से तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन आपको खाना तो वही जहरीला खाना है, फास्ट फूड खाना है आपको। सर फास्ट फूड तुम खा सको, उससे ठीक रह सको, इसलिए बादाम खाना जरूरी है, इसीलिए सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, कि अगर कहीं से ऊंच नीच कोई हो गई, कोई आपने गलत चीज खा ली,
तो वो भी आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले, इलनेस की तरफ ना जाए। एक्जैक्टली इन द सेम मैनर एयर प्यूरिफायर के थ्रू आपके लंग्स को साफ हवा मिलेगी, एयरबोर्न इन्फेक्शन कम होगा, उससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उससे इम्यूनिटी वीक नहीं होगी। ये एक मिथ है जो कि फैलाया जाता है। तो इतने इफेक्टिव तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना। और कहीं भी सबसे पहली बात कि आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना है। आप किसी को हरा कर कभी किसी को जीत नहीं सकते हो। अब तर्क देकर उसको, हो सकता है कि वो आपको उसका जवाब ना दे क्योंकि उसके पास उसका आंसर नहीं है, लेकिन मनी मन उसने मान लिया, वो फिर आपके साथ काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर बड़ी सॉफ्टली, हम्बली और जेंटली आपको ये बात समझना। फिर आता है एक्सपेंसिव की कॉस्ट। तो जब आप इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो, कहीं भी कुछ भी कॉस्ट महंगी नहीं है, जिस तरह की ये चीजें हैं। और इम्यूनिटी वीकन्स का आंसर मैंने दे दिया। बात करते हैं एसी की। तो कई सारे लोग कहेंगे जी हमारे तो एसी के अंदर प्यूरीफायर है, ये बहुत बढ़िया बात कर रहे हो। एसी के अंदर प्यूरीफायर किसका? क्या वहाँ चारकोल फिल्टर लगे हुए हैं? क्या वहाँ पर हैपा फिल्टर्स लगे हुए हैं? वहाँ एक सिंपल सी जाली लगी हुई है जो सिर्फ माइक्रोब बैक्टीरिया को रोकती है। बैक्टीरिया तो वहीं का वहीं है ना, वो माइक्रोब तो वहीं के वहीं है ना, वायरस तो वहीं का वहीं है ना। और एसी हमेशा बासी हवा को सर्कुलेट करते रहते हैं, स्टेलन एयर। इसलिए आपने देखा भी होगा, अगर बहुत ज्यादा टाइम तक आप एसी में रहते हो, एसी तेज चला, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तो ऐसी जगह के ऊपर उस एयर को प्यूरिफाई करना बड़ा इंपॉर्टेंट। आप पूछ सकते हो कि सर इसके अंदर तो जो बैक्टीरिया और वायरस हैं, इसमें एयर एसी में कौन सी टेक्नोलॉजी जो उसको किल करेगा? लोगों को नहीं पता ना। तो ये बेसिक चीजें, यही सवाल हैं जो सामने आते हैं और इन्हीं को हमें हैंडल करना है। नेक्स्ट उसके बाद ये रहा कि ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। कि हमारे पास दो तरह के हैं, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, आरटीआई बोलते हैं, इसमें साइनस हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, थ्रोट इन्फेक्शन। और उसके बाद लोअर आरटीआई, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नीचे की तरफ, इसके निमोनिया, H1N1 हिनी, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी, ये सब लंग्स के अंदर होता है। बाकी थ्रोट इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस सारा ऊपर के थ्रू होता है। तो ये सारी इतनी सारी एलिमेंट्स हैं, बीमारियां हैं, जिनके अंदर इफेक्टिवनेस एयर प्यूरिफायर की बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनके थ्रू आप इनको मिनिमाइज कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता 100% कंट्रोल कर रहे हो। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपने वर्ड्स के ऊपर समझना है। वर्ड्स क्या कह रहे हैं कि आप इनको मिनिमाइज कर सकते हो। तो डॉक्टर की विजिट्स, फ्रीक्वेंट विजिट्स कम कर सकते हो, इसको खत्म नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जैसे अब हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन पार्टिकल्स को कैसे वो करता है रिस्पॉन्ड, की जब कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई चीज हमारे गले के अंदर आ जाती है तो हमें एकदम खांसी होने लगती है। तो ये एयरवे पाइप है हमारा, धीरे धीरे इसके ऊपर सूजन आ जाते हैं, इसका पाथ छोटा हो जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, अस्थमा में यही होता है। एक बात मैं आपको और बताऊं, अस्थमा के 90% जो आते हैं अटैक्स, वो इंडोर में आते हैं, 10% आउटडोर में आते हैं। एक इंफॉर्मेशन है कि अस्थमा के अटैक बिल्कुल 90% तक, 80%, 90% के बीच में घरों के अंदर आते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है कि फ्री एयर, साफ हवा घरों में नहीं है। और इसीलिए बाहर किसी कोई भी अगर अनकॉन्शियस होता है, बेहोश होता है, क्या कहते हैं सबसे पहले? आसपास से हट जाओ, इसको हवा आने दो, हवा आने दो। अरे वो क्या है? वो यही तो है। तो इन्फ्लामेशन को पूरा कंट्रोल करता है। तो ये लिखा ना कि एयर प्यूरिफायर क्या कर पा रहा है, एटलीस्ट जो एयर के अंदर जो ये पॉल्यूटेंट्स है उनको 50% तक कम कर रहा है। और 15% तक कम करने का मतलब ये हुआ कि लेस पॉल्यूटेंट आपकी बॉडी में जा रहे हैं, लेस इन्फ्लामेशन आपको हो रहा है, और आप बार बार सिकनेस से आपको रिलीफ मिलता जा रहा है। ये इफेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक चीजें, आपकी सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि एयर प्यूरिफायर किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसके अंदर चीजें हैं। और ये आज के टाइम में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है।